Hello everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video I will discuss the topic that is रशिया यूक्रेन वॉर implications. ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 11 होगा. हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किया है इसी चैनल पे, तो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में. ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफ 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके सारे 11 के 11 लेक्चर देख सकते हो. ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर इसको सर्च कर सकते हो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2023. ठीक है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. तो इसका PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी और भी PDF है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा. ठीक है, और ये हमारा जो है टॉप 20 ऐसे सीरीज़ है, इसमें हम 20 ऐसे कंप्लीट करेंगे 10 अगस्त से पहले. ठीक है, 10 अगस्त से पहले ये हम 20 लेक्चर जो है कंप्लीट करेंगे. पिछले 2-3 दिन से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिले हुआ. मतलब आगे से ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. ठीक है, कि टॉपिक में क्या क्या आपके पास कंटेंट होना चाहिए ताकि आप लिख पाओ. देखो, क्योंकि रशिया यूक्रेन का एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी डायनेमिक इन नेचर है. ठीक है, अगर आप इस पर लिखने जाओगे तो आप मतलब 10 पेज जितना मन हो उतना लिख सकते हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत टेक्निकलिटी है. ठीक है, बहुत सारा एग्रीमेंट है जो रशिया और नेटो के बीच में हुआ था, रशिया और USA के बीच में हुआ है. ठीक है, रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा. और क्या क्या बताऊंगा ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले बेसिकली जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये चीज़ है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसका इम्प्लीकेशन क्या है. ठीक है, उसका जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उसका जो है इम्प्लीकेशन. ठीक है, या फिर इम्पैक्ट. ठीक है, इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे क्या है. ठीक है, या फिर इंडिया लेवल पे क्या है. तो बेसिकली आपको इस पे ध्यान देना है. ठीक है, और इन जनरल टर्म हम बात करेंगे बेसिक सा. अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे एग्रीमेंट्स के ऊपर तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये टॉपिक, और आपको याद भी नहीं रह पाएगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़. ठीक है, और अगर ऐसे में आता भी है ऐसा टॉपिक, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक आता है, तो हमेशा जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक आता है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है. ठीक है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे पूछेगा. ठीक है, कि इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया का क्या रिलेशन है रशिया के साथ, ये सब आ सकता है. ठीक है, तो उस पर हम बेसिकली फोकस करेंगे इस टॉपिक पे, रदर कि उस पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे जाएं. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्या कहता है, द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विल रिपोर्टेडली हैव मेजर रेमिफिकेशंस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी विच इज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक. इसका कहने का मतलब ये है कि रशिया सॉरी कि रशिया एंड यूक्रेन का जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उस पर जो ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी बड़ा है. ठीक है, और काफ़ी कुछ जो है मॉडिफाइड किया जाएगा इसके बाद से. ठीक है, जैसा कि आपको पता हो कोविड-19 का जो सिचुएशन है, ठीक है, उससे उभरते उभरते अभी तक बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अभी तक उससे उभर नहीं पाए. इवन इंडिया जो अभी है मतलब प्रोसेस फेज में है कि मतलब उससे उभर रहा है. ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमी आपको पता होगा कि पिछले 2 साल जब कोविड-19 के टाइम पे तो काफ़ी पीछे चला गया था. बहुत सारे कंट्री का जीडीपी ग्रोथ जो था नेगेटिव में चला गया था. इंडिया का भी इवन जीडीपी ग्रोथ जो था और नेगेटिव में चला गया था. तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ उभरने में. ठीक है, इन सब चीज़ों से. और इसी बीच में हो जाता है रशिया और यूक्रेन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट. तो इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट होना ही होना है. तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है उस पर. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, ठीक है, हैड पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ये कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं आगे आपको दिखेगा. एंड डिसरप्शंस देयर हैव रिजल्टेड इन सोरिंग ग्लोबल प्राइसेस, और उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल प्राइस जो है इंक्रीज हुआ काफ़ी ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में. ठीक है, स्पेशली दैट ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस. ठीक है, आपको पता हो कि रशिया जो है मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का. ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आता है. आपको पता हो कि रशिया जो है ऑयल एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को. ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट हुआ.
और उसकी वजह से क्या हो कि ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। विद द यूक्रेन एंड रशिया अकाउंटिंग फॉर अप टू 30% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट, ठीक है, रशिया और यूक्रेन मिला करके 30% जो है ग्लोबल वीट, ठीक है, मतलब जो गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, और पूरे ग्लोबल लेवल पे ये दोनों कंट्री सिर्फ 30% एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आउट ऑफ 100%, 30% जो है सिर्फ ये दोनों कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोच लो कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, मतलब वीट प्रोडक्शन में, ठीक है। और इसकी वजह से जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से फूड प्राइसेस भी, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन पे जो है जैसे कि आपको फूड प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुए, तो इंडिया जो है काफ़ी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वीट सप्लाई किया इस दौरान, ठीक है। तो ये आप आगे हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो ही कहा गया द IMF एडेड दैट एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी वुड फील द इफेक्ट विद स्लोअर ग्रोथ एंड फास्टर इन्फ्लेशन। और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर फूड प्राइसेस इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो ग्रोथ होगा, GDP ग्रोथ हो या कंट्री का ग्रोथ हो, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये दो कंट्री की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होता है या वॉर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक कंट्री जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो होता है एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पैक्ट की बात कर लेते तो सबसे पहले देखते हैं रीजनल इम्प्लीकेशंस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, मतलब उनके आसपास, उनके बीच में क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट करता है पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्टेड द यूक्रेन्स प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। इससे जैसे कि लड़ाई होता है, जब वॉर हो रहा है दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से क्या हो कि जो यूक्रेन का जो प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन है, जब उनका मतलब समय होता है, जब वो प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, जब वो अपने फसल को लगाएंगे, तो उनका जो सीजन हुआ है डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से, लड़ाई की वजह से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि देश में जो है पॉवर्टी और हंगर का जो रेशियो है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड क्रिटिकल फील्ड्स, मतलब पता जब मिसाइल गिर रहा है फील्ड के ऊपर, तो जो जहाँ पे खेती होता है वहाँ पे आप मिसाइल चला रहे हो, ठीक है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो उस केस में क्या है कि जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उसकी वजह से आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे उस कैपेसिटी में, तो उसकी वजह से जो है पॉवर्टी और हंगर का इशू हो सकता है, ठीक है, हो से आ सकता है, होगा ही, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है लड़ाई की वजह से, ठीक है। और इन सब की वजह से क्या होगा कि वाइड स्प्रेड हंगर एंड पॉवर्टी इन यूक्रेन होगा, ठीक है। रशिया क्योंकि आपको पता होगा कि डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और काफ़ी रिच कंट्री है, तो वो कैसे भी मैनेज कर सकता है, पावरफुल कंट्री है। लेकिन यूक्रेन के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी बहुत कुछ डिपेंडेंट होते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में जो है यूक्रेन के ऊपर जो है काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, ठीक है। रशिया के ऊपर भी होगा, लेकिन रशिया जो है रिकवर कर सकता है, ठीक है। अब देखो कमोडिटी ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कमोडिटी ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा। The wider supply chain disruptions due to Russia-Ukraine war has led to significant reduction in the trade of Ukraine and Russia with the other countries of the world. अब देखो इन दोनों की लड़ाई की वजह से जो ट्रेड होता है ना, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, जैसे जो चीज़ आप मंगवाना भी चाह रहे हो, तो मान के चलो रूट ही डिस्टर्ब है, ठीक है, कोई कंट्री सप्लाई करे भी तो कैसे करे अगर लड़ाई हो रहा है तो उस केस में जो है आपका ट्रेड भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ट्रेड के ऊपर भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इम्पैक्ट होगा, बेसिकली वही कहा गया, ठीक है। सर्विसेज एंड ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, जैसे आपको पता हो कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, MBBS वगैरह करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीपर है, वहाँ पे सस्ते में हो जाता है यूक्रेन में, आपको पता होगा, ठीक है। तो जो मेडिकल टूरिज्म में ये भी इम्पैक्ट होता है ना, जो लड़ाई की वजह से आपको पता होगा कि जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे फंसे हुए लोग थे, उनको इवैक्यूएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ है ये भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वॉर की वजह से या इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका जो टूरिज़्म सेक्टर होता है वो भी आप डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जो लोग वहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे, तो ये सब चीज़ जो होता है इम्पैक्ट करता है। तो ये कहता है वॉर इज़ लाइकली टू स्टॉल द पोस्ट पैंडमिक रिकवरी इन टूरिज्म विच
वॉज ऑलरेडी एनमिक फॉर द ऑनगोइंग कोविड-19 डिसरप्शंस, ठीक है। वैसे पहले ही जो कोविड-19 की वजह से जो है टूरिज्म सेक्टर ऑलरेडी ही मंदा काफ़ी चल रहा था, और ये वॉर की वजह से और जो है उस पर आप नमक छिड़क रहे हो, ठीक है। अ फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुड ट्रिगर ए रिन्यूड डिक्लाइन इन इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। और इस तरीके का जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो है और आप इंटरनेशनल टूरिज्म को डिक्लाइन मतलब आप कर रहे हो, ठीक, बेसिकली यही कहा गया। विच वुड लाइकली टू बी अकीन टू द शार्प फॉल एंड सब्सिक्वेंट वीक रिकवरी फ्रॉम 1911, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जो है आपके सर्विसेज एंड ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट सर्विसिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जैसे फाइनेंस करते हैं, जैसे आपको लोन लेना है कहीं बाहर से, बोरो करना है, जैसे गवर्नमेंट बोरो करती है लोन के फॉर्म में, ठीक है। या फिर आपको डेट सर्विसिंग मतलब जो आप कमी है वो आप पूरा करना चाहते हो, तो वो जो वॉर का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से ये सब भी आपका जो है डिस्टर्ब होगा। जैसे वॉर हैज़ एडेड टू द डेट ऑफ यूक्रेन, डेट मतलब कर्ज, ठीक है, एंड रशिया एंड कॉज डिसरप्शंस ऑफ फाइनेंशियल, यहाँ पे ऐड कर लेना फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट कहने का मतलब ये है कि जो आप जैसे गवर्नमेंट जो है डेली बेसिस पे जो है खर्च करती है, हमारा मतलब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो अगर वॉर का सिचुएशन होता है तो उस केस में जो होता है डेट सर्विसिंग, मतलब अगर आपको जैसे किसी चीज़ की कमी है तो आप कहीं से वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकते हो, किसी दूसरे कंट्री से बोरो कर सकते हो। लेकिन जब ऑन गोइंग वार का सिचुएशन हो, ठीक है, तो उस केस में जो होता है डेट सर्विसिंग एंड फाइनेंसिंग में भी काफ़ी इशू होता है, उसमें डिसरप्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया। अब ये तो रीजनल इम्प्लीकेशंस हो गए, अब आते हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है इस वॉर का। तो जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस, ठीक है। द वॉर हैज़ ब्रॉट इनटू फोकस द रोल ऑफ नाटो वंस अगेन, ठीक है। इट माइट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस लाइक कोल्ड वॉर एरा and may prompt these countries to go for increase in defense expenditure to meet their security needs, as now they don't trust the credibility of global institution like UNO। कहने का मतलब ये हुआ कि नाटो जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरीके से वर्क कर रहा है तो उनके क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अगर इस तरीके का सिचुएशन चलता रहा, ठीक है, अगर आप नाटो एंड रशिया के बीच में इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो इस सिचुएशन से ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको अलायंसेस देखने को मिले, ठीक है। जैसे नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज उसमें हैं जो अलाइड हैं, ठीक है। तो उस तरीके से और भी जो है छोटे छोटे और मतलब कंट्री मिलकर एक ऐसा अलायंस बना सकते हैं ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं कोई मुझे दबा दे, ठीक है। जैसे लाइक मान के चलो अभी यूक्रेन जो है नेटो में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रशिया उसे मना कर रहा है। तो ये सब जो होता है ना कि जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं इनको ये सब देख के लगता है कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम हमारे ऊपर ऐसा अगर हुआ तो उस केस में क्या होता है कि इस तरीके के अलायंस फॉर्मेशन होना बहुत जाहिर सी बात है, ठीक है। और उस केस में आप काउंटर अलायंस भी बनाओगे, ठीक है। जैसे अगर आप नेटो है तो रशिया कोशिश करेगा कि मैं नेटो को काउंटर करने के लिए कुछ कंट्री मिला के ऐसा अलायंस बना दूँ। तो ये सब पॉसिबिलिटी है और इसकी वजह से टेंशन्स और इंक्रीज ही होंगे और मतलब स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिखा गया होगा कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे भी इस तरीके का इशू हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे मतलब इंक्रीज़ करने का ज़रूर सोचेंगे कि ठीक है अगर इन केस अगर मान के चलो हमारे कंट्री के साथ ऐसा होता है तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो इन वॉर की वजह से जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर में आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, एक इम्प्लीकेशन हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि आसपास का जो एशियन कंट्री है या फिर और भी कंट्रीज़ है वो इस बात पर ज़रूर सोचेगा कि अगर कल को हमारे साथ ऐसा होता है या ऐसे सिचुएशन में हम आते हैं तो उस केस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका क्या रोल है अगर आप पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपका फॉर्मेशन हुआ था उस चीज़ वही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो उसके क्रेडिबिलिटी पे जो है क्वेश्चन मार्क जो है आप रेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया ये इम्प्लीकेशन है जियो पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो। इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द ओल्ड फ्रेंडशिप टाइज between India and Russia despite of India's dependence on the West for various needs। लेकिन इस वॉर से ये भी एक चीज़ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है, ठीक है, वो
इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। डिस्पाइट आपको पता होगा कि यूएसए का प्रेशर था, ठीक है, और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनका प्रेशर था कि इस मौके पे जो है इंडिया का रशिया का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि हमने मतलब अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन किया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रशिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, मिलिट्री सप्लायर टू इंडिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, क्यों, तो इंडिया जो काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है, चाहे वो ऑयल का इंपोर्ट करता हो, ठीक है, या फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात हो, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात हो। जैसे आपको पता होगा S-400 जो है रशिया का है, सुखोई जो 30 आप चला दो, सुखोई 30 जो फाइटर जेट है रशिया का है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सब रशिया और इंडिया का जो मतलब ये क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी कुछ जो है आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है जो हम है रशिया के साथ जो है खड़े रहे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उनके एक्शंस को बहुत बढ़िया बोल रहे थे, हमने एक बैलेंस अप्रोच रखा, ठीक है। इंडिया जो है बैलेंस अप्रोच रखा, क्योंकि आपको पता हो कि इंडिया जो है यूक्रेन को भी जो है एड प्रोवाइड कर रहा था उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे काफ़ी किया था, ठीक है। तो मेडिकल सप्लाई किया जा रहा था इंडिया की तरफ से यूक्रेन को, ठीक है, वहाँ के लोगों को। तो ऐसा नहीं कि हमने रशिया का साथ दिया और यूक्रेन का साथ नहीं दिया, ठीक है। हमने दोस्ती को मेंटेन रखा, क्योंकि हम बहुत काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। खास करके मिलिट्री की बात करें तो टैंक काफ़ी जो इंडिया में जो टैंक यूज़ हो रहा है, काफ़ी 80% 70% जो टैंक है वो रशियन मेड है, ठीक है। सबमरीन्स जो है रशिया ने हमें काफ़ी हेल्प किया उसमें। तो बेसिकली जो आप पूरा जो एक्सपेंडिचर है आप देखो मिलिट्री का, वो रशिया के ऊपर हम काफ़ी डिपेंडेंट है, उतना हेल्प आपको कोई नहीं करता, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़ इसकी वजह से जो है हमने साथ दिया, ठीक है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कंडेम नहीं किया रशिया के एक्शन को, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत कुछ देखा जाता है, आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना होता है बेसिकली। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस मोर देन 11 मिलियन पीपल हैव लेफ्ट देयर होम्स, ठीक है। देखो ये चीज़ 11 मिलियन लोग जो है अपने घर को छोड़ के चले गए यूक्रेन से मतलब कुछ लोग यूक्रेन में ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कुछ लोग यूक्रेन से बाहर चले गए, पड़ोसी देशों में चले गए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब जो है 11 मिलियन इन टोटल जो है अपने जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए, ऐसा हुआ, ठीक है। उसमें लिया तो आपको बेसिकली ये भी फैक्ट अगर एक भी याद है तो काफ़ी काम चल जाएगा, ज़्यादा फैक्ट आपको यहाँ पे डेटा नहीं देना, ठीक है। 5.3 मिलियन ऑफ विच हैव लेफ्ट टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, उसमें से 5.3 मिलियन जो है अपने पड़ोसी देशों में चले गए, वाइल 6.5 मिलियन पीपल आर नाउ इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन द कंट्री इटसेल्फ, मतलब अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर में चले गए जहाँ पे भी उनको सेफ लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये वॉर की वजह से ही काफ़ी डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये काफ़ी एक अनस्टेबल चीज़ है, ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड अगर आप सिटीजन्स को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर क्योस भरा हुआ है, आपके कंट्री में क्योस है पूरा सिटीजन्स के, ठीक है, सिटीजन्स के अंदर, तो ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। सुन के बहुत ईजी लग रहा है कि इधर से उधर चले गए, ठीक है, लेकिन ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, आपके डेली लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट होता है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है, आपके बच्चों पे इम्पैक्ट होता है, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है ये सब चीज़। एक ही पॉइंट में बहुत पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एजुकेशन पे इम्पैक्ट होगा, ठीक ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उनके हेल्थ रिलेटेड इशू पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है, चिल्ड्रन पे होगा। तो बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है अगर आप इंटरनली या एक्सटर्नली आप मूवमेंट करते हो तो, ठीक है। तो वही कहा गया, और एक डेटा भी है जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजेंसी बिलीव्स दैट 2/3 ऑफ ऑल यूक्रेनियन किड्स हैव बीन इम्पैक्टेड एंड हैव हैड टू फ्ली देयर होम्स। आपको पता कि जो 2/3 चिल्ड्रन है यूक्रेन में, उन पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है दूसरे जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल फूड क्राइसिस,
ऊपर मैंने समझा था कि 30% जो है वीट का एक्सपोर्ट जो है रशिया और यूक्रेन मिल के करता है, ठीक है। यूक्रेन ग्रोज इनफ फूड टू फीड 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, मतलब 400 मिलियन पीपल के लिए जो है इतना ग्रो करता है यूक्रेन फूड जो है, फूड प्रोडक्शन में, कि 400 मिलियन पीपल को फीड कर सकता है इस लेवल पे। लेकिन इस वॉर की वजह से इस पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। क्या इम्पैक्ट हुआ है? विच इंक्लूड्स 50% ऑफ द वर्ल्ड सनफ्लावर ऑयल सप्लाई, 10% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रेन सप्लाई, ठीक है। ग्रेन सप्लाई यानी कि जैसे कि वीट ये सब हो गया, ठीक है, अनाज, ठीक है। 13% ऑफ ग्लोबल कॉर्न सप्लाई, ठीक है, 13% कॉर्न सप्लाई करता है। तो ये सब बहुत 10%, 13% लग रहा है छोटा, लेकिन ये एक अकेला कंट्री पूरे सोचो कर रहा है 10% पूरे वर्ल्ड का, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। एज फॉर नाउ अप टू 30% ऑफ क्रॉप एरियाज यूक्रेन विल इधर नॉट बी प्लांटेड, ठीक है, और बी अनहार्वेस्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ रशियन अटैक। और 30% जो है क्रॉप एरिया यूक्रेन में, वो इस साल जो है, इस साल या मतलब जब तक ये वॉर कंटिन्यू रहता है उस टाइम तक जो है यहाँ पे ना तो कुछ लगाया जाएगा या फिर ना तो हार्वेस्टिंग होगा। तो आप समझ रहे हो कि 30% तो डायरेक्टली ना लगने की वजह से इम्पैक्ट होगा, और बाकी जो लगा हुआ बर्बाद होगा वो अलग से इम्पैक्ट होगा। तो सोच रहे हो कितना आप डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस सप्लाई चेन फ्रॉम यूक्रेन हैव बीन डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी आपको पता होगा कि एक रूट है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, जो रशिया के कंट्रोल में बेसिकली है, तो वो भी डिसरप्ट होता है। एंड लिमिटेड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट कमोडिटीज थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। तो ये सब चीज़ इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एनर्जी चैलेंजेस। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ पोटेंशियल टू एक्सेलरेट द ग्लोबल शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी इन द लॉन्ग रन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे रशिया जो है ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि अब वर्ल्ड लेवल पे जो है अब लोग जो है ना, कंट्रीज, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये इस तरीके का अनसर्टेनिटी जो है कभी भी आ सकता है और किसी भी देश के साथ आ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए आपके पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो, ठीक है। आप बिल्कुल किसी देश पे या किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो एक ग्लोबल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ, और ये इसका पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन इन शॉर्ट टर्म्स आपको पता होगा कि वही लिखा गया, बट एज फॉर द शॉर्ट टर्म इट विल हैव ह्यूज consequences on energy prices and market structure, ठीक है। Firstly, the countries are working on contingency plan as a response to the shortage of oil and gas. United States, United Kingdom and Canada imposed an embargo on Russian oil and gas imports. आपको पता हो कि जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे जो जिन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगाया था, ठीक है, उनको बैन किया था कि आपका जो है हम अब सामान नहीं लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस सिचुएशन से क्या होता है ना कि आप मना करते हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है पूरे दुनिया पे होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है। द यूरोपियन यूनियन इज वर्किंग ऑन प्लान्स टू डिक्रीज डिपेंडेंस फ्रॉम रशियन गैस एंड ऑयल बाय 2024। आपको पता हो कि रशिया जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है यूरोपियन यूनियंस को गैस और ऑयल का सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यूरोपियन यूनियंस ने ये सोचा है कि मतलब जो हम अपना डिपेंडेंस है वो कम करेंगे रशिया के ऊपर, क्योंकि अगर इस तरीके का सिचुएशन आया तो बाद में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, ये कहना था बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मस्ट बी रीथॉट। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे देख लेते हैं। द रशियन इन्वेजन इनटू यूक्रेन इज रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। दिस मीन्स दैट वॉट एवर द आउटकम मे बी इट कुड मार्क अ टर्निंग पॉइंट फॉर द वर्ल्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये सिर्फ दो देश के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि नेशनल सॉवरेनिटी। यूक्रेन एक मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, उसके पास सॉवरेन राइट है कि किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, वो चाहे नेटो ज्वाइन करे ना करे, किसी का इस पे जो है ना
हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन रशिया जो है फोर्सफुली ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नेटो को ज्वाइन करे। तो ये एक तरीके से आप डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हो कि आप किसी के सॉवरेनिटी को, किसी के आप डेमोक्रेसी जो नेचर स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उसमें बिगाड़ कर रहे हो, फोर्सफुली आप दबाव दे रहे हो। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। और ये दिखाता है कि ऑटोक्रेसी किस तरीके से हावी हो रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। और आपको पता होगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उस केस में इंडिया का जो है रशिया का साथ देना, क्या ये क्वेश्चन मार्क डेमोक्रेसी के सिस्टम पे खड़ा करता है या नहीं करता है, ठीक है। इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। और आपका आंसर जो है बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। दिस मीन्स दैट वॉट एवर द आउटकम में भी, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द करंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज वी नो इट इस्टेब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू कुड बी ओवरथ्रोन, ठीक है। आपको पता हो कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड नेशंस वगैरह का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, टू सिक्योर द पीस एंड, मतलब पूरे देश दुनिया में जो है पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ हो रहा है। तो ये एक तरीके से क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है, उनके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा करता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉट ओनली having a negative impact on these two countries, but it is a cause of concern for all the countries of the world, both from the economical and humanitarian point of view, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। आपने नेचुरल जस्टिस का बिल्कुल खात्मा कर दिया है, ठीक है। अब सिविलियंस वहाँ पे मर रहे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत हो रही है आपके फाइट की वजह से, आप वॉर की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पैक्ट करता है। Thus, there is a need that the major countries of the world should come together, including India, to prompt dialogue between Russia and Ukraine so that peace could be restored, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ पॉइंट्स में और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपको नोट्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसका नोट्स आपको कल तक मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। तो पहले इसको समझ लो, आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, उसके बाद खुद के शब्दों में जो है आप अपने वर्ड्स में लिखो ऐसे को, ताकि आप एग्जामिनेशन में जो अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस